हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज मैं जीन पियाजे बहुत डीपली में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और यहां से चाहे आप बीएड कर रहे हैं चाहे डीएलएड, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर लिख सकते हैं। और एक बार जब ये पढ़ लिए तो आपका जितने भी टीईटी का एग्ज़ाम होता है उन सभी में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। देखिए, क्वेश्चन बन रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीन पियाजे का सबसे पहले तो पूरा नाम क्या है। जीन पियाजे का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, जीन विलियम फिट्ज पियाजे। और पियाजे का स्पेलिंग क्या होता है, PIAGET, ठीक है। तो जीन पियाजे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1896। कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड। पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के। जन्म हुआ था 1896 में और मृत्यु इनका कब हुआ था, 16 सितंबर 1980 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जीन पियाजे एक बहुत बड़े दार्शनिक क्या थे, दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। वे उनकी प्रारंभिक शिक्षा जूलॉजी से हुई थी, किंतु उनकी रुचि इस बात से सबसे अधिक थी कि बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है। अपने किसी समस्या का समाधान के लिए क्या किए, 1920 में पेरिस गए। कहाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस गए, ठीक है। और वहाँ क्या, कहाँ गए, वहाँ बिनेट जो थे मनोवैज्ञानिक थे, उनके टेस्टिंग प्रयोगशाला में गए, ठीक है, जुड़ गए। और 50 वर्षों तक क्या किए, बच्चों के बौद्धिक विकास पर अध्ययन करते रहे। अब देखिए, बालकों के विकास का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल भी खोली थी, ठीक है। जीन पियाजे ने अपना अध्ययन अपने ही 3 बच्चों के निरीक्षण से प्रारंभ किया और बाद में अन्य बच्चों पर शोध कार्य किया, ठीक है। शोध कार्य करते रहे। किसी वजह से उन्हें ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक में अग्रणी माना जाता है। क्या, जो जीन पियाजे थे, इन्हें क्या ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक में सबसे आगे मतलब माना जाता है। इनका गहन अध्ययन के बाद पश्चात उन्होंने एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांट कर किया, जो कि निम्न प्रकार है। अब देखिए, 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ से आप लोग को सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, बी टेट, स्टेट, जितने भी टीटी का एग्ज़ाम होता है, रीट वगैरह, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है, और इनकी थ्योरी का नाम क्या था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान में रखिएगा। 4 प्रमुख अवस्थाएं दिए थे, कौन कौन, तो संवेदी पेशीय अवस्था, इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक रहता है, 0 से 2 साल तक, मतलब कि 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा में इसका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब आयु काल कितना होता है, तो इसका होता है आपका 2 साल से 7 साल तक, 2 से 7 साल तक होता है, ठीक है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका ईयर कब से कब तक रहता है, तो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, कहीं कहीं 12 वर्ष तक भी देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल
ऑपरेशनल स्टेज या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोल सकते हैं। इनकी जो अवस्था एज होती है कहाँ से होती है, तो 11 वर्ष से ऊपर तक होता है, ठीक है। जिससे मान के चलिए 15 से 16 वर्ष की आयु तक इसको माना जाता है। नेक्स्ट आइए, अब जितने भी अवस्था हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं पूरा डीपली। अब देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चों की मानसिक क्रियाएं उनकी गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। अब गामक क्रियाएं किसको बोलेंगे, जैसे भूख लगने पर रोने की गामक क्रिया, जैसे भूख लगता है बच्चे लोग को तो क्या करता है, रोता है, तो रोने की गामक क्रिया करके व्यक्त अपना करता है कि हमको भूख लगा हुआ है, खाना खिलाओ, ठीक है, या दूध पिलाओ। जन्म के कुछ दिन तक शिशु प्रतिवर्त क्रिया, और वो भी एक प्रकार की मानसिक और बौद्धिक क्रिया ही होती है। अब देखिए, प्रतिवर्त क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया वो होती है जो जन्मजात होती है। जन्मजात होती है मतलब कि जैसे रोना देखना जो भी है, तो जो प्रतिवर्त क्रिया जन्म के बाद क्या है, कुछ दिन के बाद शिशु प्रतिवर्त क्रिया करता है और वो एक प्रकार की मानसिक और बौद्धिक क्रिया ही होती है। जैसे बच्चा, छोटे बच्चे को देखते होंगे 0 से 2, जो 2 साल के बच्चे होंगे उनको देखते होंगे प्रायः कि वो क्या करते हैं, या तो उंगली अपना अंगूठा चूसते रहते होंगे, या देखते हैं, या रोते हैं इत्यादि। संवेदी पेशीय अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था को भी जीन पियाजे ने 6 उपकक्षाओं में बांटा है। अब देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज को भी क्या किया है, 6 उप अवस्था में बांटा है। कौन कौन बांटा है देख लीजिए। पहला कहता है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, जन्म से लेकर 30 दिन तक की होता है। दूसरा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय या फिर बोल सकते हैं इसको प्राइमरी वृत्तीय या प्रथम वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था बोल सकते हैं। तीसरा में कहता है कि गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, ठीक है। पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस। और जो छठा में क्या है, मानसिक संयोग द्वारा नए बाधाओं की खोज करने की अवस्था, ठीक है। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशन। अब देखिए, जितने भी उपावस्थाएं हैं सबको बारी बारी से देखते हैं, किस उपावस्था में मतलब बच्चे किस उम्र में क्या करते हैं, उनमें क्या क्या रिएक्शन आते हैं, क्या फील करते हैं। तो आइए देखिए, पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जन्म से लेकर 30 दिन तक की अवस्था को बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है। इस समय शिशु में क्या होता है, प्रतिवर्त क्रियाएं करने की क्षमता होती है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, और जो सबसे प्रबल प्रतिवर्त क्रिया होती है वो क्या होती है, चूसना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं पे भी कि बच्चे में मतलब कि 1 से मतलब क्या बोल सकते हैं 0, जब जन्म से लिया उस 1 महीना के बाद तक उसमें सबसे प्रबल प्रतिवर्त की प्रक्रिया क्या होता है, तो आप लोग मार के आइए चूसना, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। यह होता है 1 महीने से 4 महीने तक। कितना, 1 महीने से 4 महीने तक होता है। प्रतिवर्त क्रिया को बार बार दोहराना इसका प्रमुख विशेषता है। तीसरा नंबर कहता है कि गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, 4 महीने से लेकर 8 महीने तक होता है ये। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। अनुक्रियाओं को बार बार दोहराना, इसमें शिशु वस्तुओं को छूता है तथा उन्हें क्या करता है, इधर उधर उलट पलट करते रहता है। मतलब जैसे कुछ काम किया फिर उसको कुछ, जैसे कोई पेज पलटा फिर उसको कहा कि नहीं हम इधर से फिर से पलटेंगे, तो इस टाइप का करते रहता है। वस्तुओं को छूता है और वो इधर उधर उलट पलट करते रहता है। वो कितने से कितने
4 से 8 महीने तक के वर्ष के जो बच्चे 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्रियाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है चौथा, गौन स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। ये होते हैं, इनका जो आयु होता है 8 माह से 12 माह तक होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? स्कीमा सीखना प्रारंभ, सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, निष्कर्ष निकालना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है? अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखना स्टार्ट कर देता है। बड़े लोगों को क्या करता है कि अनुकरण करता है, कि घर में जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसी तरह से वो भी बच्चा करना सीख जाता है। उद्देश्य एवं वस्तु तक पहुंचने में साधनों में अंतर प्रारंभ करना, मतलब कि अंतर, देखिए उद्देश्य एवं वस्तु तक पहुंचने में साधनों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है इस समय तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए 5वां नंबर, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होता है। तृतीय वृत्तीय मतलब कि स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होता है 12 महीना से 18 महीना तक। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रयास एवं त्रुटि, जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या करता है? बच्चे प्रयास करता है, फिर भूलता है, फिर त्रुटि करता है, फिर से सीखता है, फिर प्रयास करता है, फिर से गलतियां करता है, फिर सीखता है। तो इससे क्या करता है? वो सीखना स्टार्ट कर देता है, उत्सुकता अभिप्रेरक प्रारंभ हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है छठा नंबर में क्या है? मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करने की अवस्था, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशन। इसका जो एज होता है 18 माह से 24 माह तक होता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार की वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है क्रिया और परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है। जैसे अब थाली पीट के क्या करता है? उसका आवाज़ सुनता है, देखते हैं ना, थाली लोटा जो भी होता है, कटोरा जो भी मिल जाए उसको, वो क्या करता है कि उसको पटकता है, सुनने की कोशिश करता है, सुनता है। ठीक है, फिर कहता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इसको में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वस्तु अस्थायित्व का गुण कब कौन से स्टेज में आता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेज जो है संवेदी पेशी अवस्था होता है, उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वो भी उपकक्षा किस में? तो छठा उपकक्षा में है, 18 से 24 माह तक। क्या है? वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है, मतलब समझने लग जाता है। बालक अपने अंगों व कपड़ों में अंतर समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे बालक पहले जब ज़्यादा छोटा रहता है तो क्या उसको कपड़ा पहने हैं या नहीं पहने हैं उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस अवस्था तक आते आते क्या होता है, इस एज तक आते आते वो कपड़ों में और अपने जो शरीर के अंगों में क्या करता है? अंतर समझने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, छठा में ही है, यह अंतिम उपावस्था है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के वस्तुओं के या व्यक्तियों के प्रति मानसिक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वस्तु अस्थायित्व के गुण का आना। इसी में क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, ध्यान में रखिएगा, जिसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु का शिशु के मस्तिष्क में अस्थायित्व प्रदान होना और अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की जिद करना। जैसे देखते हैं, मान के चलिए कि उसको कुछ खिलौना दिए तो क्या करता है? खिलौना देकर फिर हटा लिए तो जब और छोटा रहता तो खिलौना देते हटा लेते तो उसको क्षणिक मतलब कि ध्यान में रहता कि हाँ ठीक है खिलौना था, वो गया तो गया, उसको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जब इस एज में दीजिएगा तो बच्चे को खिलौना क्या कर दीजिएगा, देने के बाद उसको हटा लीजिएगा तो क्या बच्चा रोने लग जाएगा। इसका मतलब कि वो जिद करना स्टार्ट कर दे कि नहीं हमको वो खिलौना चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो यही होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट अवस्था ये आपका सेकंड वाला प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होता है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है, ध्यान में रखिएगा। इस अवस्था में नई सूचनाओं और अनुभवों को बालक संग्रह करता है। नई जो सूचनाएं आती है और उसके जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं उसको क्या करता है? बालक संग्रह करता है। इस अवस्था में प्रमुख रूप से भाषा का विकास बहुत तीव्र होता है, ध्यान में रखिएगा। शब्द भंडार बढ़ने लगता है। इस अवस्था में बालक पर निगमनात्मक तर्क मतलब कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग
को अपनाता है। इस तर्क का अभिप्राय यह है कि यदि दो वस्तुओं में किसी एक का गुण विशेषता के आधार पर समानता पाई जाती है तो बालक उन वस्तुओं की अन्य भिन्न विशेषताओं को भी समान मान लेता है। जैसे देखिए कि जैसे कैसे समान मान लेता है। जैसे यदि इस अवस्था के बालक को उसके माता पिता से मिलते जुलते चित्रों को दिखाया जाए तो बालक क्या करता है, महिला के चित्र को क्या करेगा, माता मान लेगा, और पुरुष वाले चित्र को क्या करेगा कि वो पिता हैं। मतलब कि माता पिता नहीं है लेकिन समान टाइप का जो मतलब उनके मिलते जुलते चेहरे मुहरे का अगर दिखा दिया जाए तो बच्चा इतना फर्क नहीं कर पाता है कि वो उनके माता ही हैं या पिता ही हैं। ठीक है, इस प्रकार की कन्फ्यूजन का विकास इस अवस्था के प्रारंभ में होता है जिसे पार निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। पार निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। अब देखिए इसी में क्या आता है, आत्मकेंद्रिता का गुण आ जाता है, सेल्फ, जिसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेल्फ सेंट्रलाइजेशन किस अवस्था में आता है, ये पूछ लिए जाते हैं कि आत्मकेंद्रिता का गुण किस स्टेज में आ जाता है पियाजे का, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास भी होने लगता है इसको में, प्रतिमा बनना प्रारंभ हो जाता है, बालक का व्यवहार जीववाद पर आधारित हो जाता है। हर सजीव या निर्जीव वस्तु को यह क्या करता है, सजीव ही समझता है। जैसे अब सजीव कैसे समझता है, जैसे चंदा मामा कैसे उसको लोरी सुना देते हैं, चंदा मामा दूर के पुआ पका रहे गुड़ के, ऐसा करके कुछ है ना, तो क्या करता है, चांद को भी वो सजीव मानने लगता है, बादल हवा इत्यादि इतने सबको क्या मानता है, वो सजीव ही मानता है। जैसे सपोज कीजिए कि उसको चल रहा है कहीं पे खेल रहा है और किसी खिलौने से चोट लग गया, तो चोट लग गया तो बच्चा क्या करता है कि रोने लगता है, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, उस खिलौना को ही दो लपड़ मार देती है और बोलती है कि ठीक है उसको मार दिए, तो बच्चा क्या कहता है, खुश हो जाता है और चुप हो जाता है वो। तो वो समझता है बच्चा कि नहीं वो भी क्या सजीव ही है, उसको मार दिए मेरी मम्मी। ठीक है, इसीलिए इसी अवस्था में प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा क्या करता है, सजीव निर्जीव में मतलब कि फर्क नहीं कर पाता है, निर्जीव को भी सजीव मान लेता है। देखिए आगे कहते हैं संप्रत्यय निर्माण की क्षमता विकसित हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कंसेप्ट बनाना सीख लेता है। देखिए पलटवारी गुण के विकास का अभाव हो जाता है इसमें। जैसे अब 4 + 3 7 होता है, लेकिन अगर बच्चे से पूछ लिया जाए कि 3 + 4 लिख कर दे दीजिए उसको, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये कुछ अलग है, लेकिन आता तो 7 ही है। जैसे देख सकते हैं 3 × 2 6 होता है, लेकिन अगर 2 × 3 दे दिए उसे बच्चा को, 2 से 7 साल के बच्चे को जो रहता है, तो ये क्या होता है, इसमें भी उसको कठिनाई मतलब कि झेलना पड़ जाता है, मुश्किल में आ जाता है कि हम क्या लिखे उसका आंसर। तो इस टाइप के पलटवारी गुण इसका भी अभाव हो जाता है, किसमें, तो प्राक संक्रियात्मक में। अब आइए नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष की आयु, ध्यान में रखिएगा। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि बालक का व्यवहार यथार्थवादी हो जाता है, वास्तविकता को समझने लगता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक और क्रमबद्ध हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानने लगते हैं, जैसे किसी का लंबाई चौड़ाई मोटाई या भारीपन या फिर इस टाइप का गुणों को क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। मूर्त वस्तु, इसमें क्या होता है, मूर्त चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है। मूर्त मतलब क्या होता है, जैसे ठोस, जिसको छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के माध्यम से कई धारणाएं तथा कंसेप्ट विकसित कर लेता है, वस्तुओं को गिनना और गणित को जानना प्रारंभ कर देता है, पलट कर सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है इसमें। कब, तो 7 से 11 साल की अवस्था में क्या होता है, पलट कर सोचने की। जैसे अभी बोले थे ना 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, और अगर 3 + 4 दे दिए तो इसमें बता देगा कि 7 ही होगा, तो पलटवारी का गुण आ जाता है इसमें। दो वस्तुओं के बीच का अंतर करना सीख जाता है, बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा तो बता देता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, शाब्दिक रूप से समस्या समाधान नहीं कर पाता है वो। अर्थात
इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण। आप लोग सीटेट जो भी यूपी टेट या सुपर टेट जितने भी टेट का एग्जाम होगा इसमें से ये सब पूछ लिए जाते हैं कि वर्गीकरण का मतलब कि विशेष गुण जो होता है वो किस अवस्था में आता है, या संरक्षण का तो आपको बताना पड़ेगा कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, उसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की ओर चलते हैं हम लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 11 वर्ष से ऊपर की, 11 वर्ष से ऊपर की होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है, तर्क वितर्क प्रारंभ कर देता है, कुछ भी बोलिए वो तर्क देना स्टार्ट कर देता है बच्चा, आदर्श चिंतन का विकास होने लगता है, हो जाता है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है इसमें। जिन पियाजे ने, देखिए ये तो थी आपका जितने भी स्टेज और सब स्टेजेज था, ये इतना था। लेकिन पूछ लिया जाता है कि ये जो कुछ संप्रत्यय दिए थे, जिन पियाजे अपने सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि समायोजन, एडाप्टेशन और ये सब चीज़ें क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, 4 ठो दिए थे, मतलब 4 ठो नहीं सॉरी, कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन कोई नहीं, एक बार देख लीजिए, आप लोग को फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी। देखिए, अनुकूलन, एडाप्टेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडाप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? वातावरण के साथ क्या करता है वो? कोरिलेशन, मतलब कि बना लेता है, समायोजन कर लेता है, इसको जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसे अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन की क्रिया बालक 2 प्रकार से करता है। पहला आत्मसातकरण का जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा करता है समायोजन। पहला आत्मसातकरण और दूसरा क्या करता है? समायोजन। तो एडेप्टेशन का 2 ठो पार्ट बोल सकते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। अब देखिए, आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपनी मूल प्रवृत्तियों और वर्तमान क्षमताओं की सहायता से कोई कार्य या व्यवहार करता है, जैसे किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेना, या जैसे देख सकते हैं आत्मसातकरण क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ मान के चलिए कि सीखने के लिए है, तो क्या करता है? अपने मूल प्रवृत्तियों और वर्तमान की जो क्षमता होती है उसके द्वारा वो क्या करता है? सीख जाता है। जैसे लैंग्वेज ही सीखना है मान के चलिए, तो क्या किया? अपने आप में अगर सीख लेता है, बड़ों के साथ में रहते रहते जिस तरह से बड़े लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बोलना स्टार्ट करते हैं, अगर उसको अंग्रेजी भाषा में रख दिया जाए तो अंग्रेजी में, तो ये क्या करता है? अपने मूल प्रवृत्ति या फिर वर्तमान क्षमताओं के अनुसार क्या करता है? वो व्यवहार करना सीख जाता है। यही आत्मसातकरण होता है। अब समायोजन क्या होता है? समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए ज्ञान और नई समस्याओं को समझने के लिए अपनी जन्मजात और वर्तमान क्षमताओं में परिवर्तन करना होता है, अर्थात नए विचारों और नए वस्तुओं के साथ समायोजन करना पड़ जाता है उसको। नेक्स्ट आइए, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? साम्य धारण का विचार अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं के बीच बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रेशन जो होता है, इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है बैलेंस, मतलब कि इक्वल करना। इधर एक्स है तो इधर भी एक्स करने की कोशिश करेगा, इसी को बोलते हैं साम्य धारण। नेक्स्ट आइए, संरक्षण, कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं। संरक्षण क्या है? पियाजे के सिद्धांत पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों में संरक्षण की योग्यता का विकास हो जाता है। संरक्षण से तात्पर्य उस योग्यता का विकास करना जिसकी सहायता से बालक यह समझने लगता है कि किसी वस्तु की मात्रा में बाहरी परिवर्तनों के बावजूद तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसमें कुछ जोड़ दिया या घटा दिया ना जाए। ठीक है, जब बच्चों में संरक्षण योग्यता आ जाती है तब वह यह समझने लगता है कि किसी वस्तु के रूप
या आकार में परिवर्तन कर देने के बाद भी उसकी मात्रा वैसी ही बनी रहेगी। ये कब आता है? ये क्या था? संरक्षण में था ना? हाँ, संरक्षण था ये। ठीक है, देखिए वो तो संरक्षण हो गया। आप जैसे किसी का लंबाई चौड़े मान के चले कि एक बोतल लिए, एक बड़ा सा इस टाइप का बोतल लिए, और एक ले लिए इस टाइप का, मान के चलिए कि बोतल टाइप का। अगर पानी इसमें इतना तक भरा हुआ है और इसी में सेम क्वांटिटी में पानी भरा हुआ है, तो बच्चा क्या करता है सॉरी, बच्चा, छोटे बालक तो नहीं समझ पाएंगे। उनको पूछा जाएगा कि किसमें पानी ज़्यादा है, तो बोल देगा कि ये बड़े वाले में, लंबा दिख रहा है। लेकिन ये जो जब कंजर्वेशन मतलब कि स्टार्ट करते हैं, बच्चा उसमें आ जाता है कंजर्वेशन करने की क्षमता, तो ये बता पाते हैं कि नहीं, पानी की मात्रा दोनों में उतना ही है, इसीलिए दोनों सेम ही है। क्या है? पानी की मात्रा दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, अब आइए संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक का मानसिक योग्यताओं, शक्तियों एवं क्षमताओं के संगठन को संज्ञानात्मक रचना कहा जाता है। किसी बालक का क्या? मानसिक योग्यताओं, शक्तियों एवं क्षमताओं के संगठन को, मतलब कि एक दूसरे से जोड़कर संगठन को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही कम उम्र के बच्चों को अधिक उम्र के बच्चों से अलग समझा जाता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ संज्ञानात्मक संरचना सरल से क्या होता है? जटिल बनती जाती है। नेक्स्ट आइए मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक रचना की संक्रियता ही मानसिक संक्रिया है, अर्थात बालक किसी समस्या समाधान के लिए अपनी संज्ञानात्मक संरचना का उपयोग करता है या प्रयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को ही मानसिक संक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आइए स्कीम्स। स्कीम्स किसको बोलते हैं? स्कीम्स मानसिक प्रक्रिया का एक अभिव्यक्त रूप है, मतलब कि मानसिक संक्रिया का एक अभिव्यक्त रूप है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम कहते हैं। ये तो स्कीम हो गया। लेकिन जैसे बालक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वह अपना सारा कार्य नियम और रूटीन के अनुसार क्या करता है? सीख कर अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है और उसे करना सीख लेता है और नियमानुसार करता है, तो व्यवहारों के ये सभी संगठित, मतलब कि जितने भी सीखा है वो सभी संगठित अभिव्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? हम लोग स्कीम्स बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। स्कीमा, अब स्कीमा भी दिया हुआ है जीन पियाजे का। क्या होता है स्कीमा? SC होता है, यहाँ पे छूट गया है, SCHE में। पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य है एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, अर्थात बालक के अंदर जो ज्ञान का संगठन होता है, उसका प्रयोग किसी समस्या के समाधान में करता है और निष्कर्ष निकालता है, और उस निष्कर्ष के आधार पर किसी दूसरी समस्या का समाधान करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कीमा कहा जाता है। जैसे बहुत सारे हरे और खट्टे फल को खाने के बाद, जैसे कोई हरा फल था उसको खट्टा लगा, खाने के बाद अपने दिमाग में इस निष्कर्ष को निकालता है कि हरे फल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी बार क्या होता है? उसको खाने के लिए कुछ फल दिए जाते हैं, उसी से मिलता जुलता कुछ फल खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो फल क्या रहता है? मीठा होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है? उसके बारे में भी यही सामान्यीकरण करेगा कि हरे फल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। भले ही वो मीठा है, लेकिन हरा फल के बारे में वो सामान्यीकरण कर लिया कि नहीं, वो हरा फल खट्टा ही होता है। नेक्स्ट, विकेंद्रन। विकेंद्रन किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
किसी वस्तु के संबंध में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है। किसी वस्तु के संबंध में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है। 3-4 महीने का शिशु किसी वस्तु को वास्तविकता को नहीं समझता, लेकिन 2 वर्ष होते होते उसमें क्या होता है, वस्तुओं के संबंध में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित होना प्रारंभ होने लगता है और किशोरावस्था आते आते विकेंद्रण की क्षमता का विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपका जीन पियाजे। आप लोग के अगर नोट्स मतलब कि क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास पे मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का उल्लेख करना है तो क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं। और आपका सी-टेट या फिर जितने भी टेट का एग्ज़ाम हो इसको में भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।